नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जस्टिस एंड द ग्लोबल साउथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है एंड हम लोग क्लाइमेट जस्टिस की बात क्यों कर रहे हैं। like what is the need to talk about climate justice। एंड यहाँ पे ग्लोबल साउथ, तो जो ग्लोबल साउथ है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है एंड हाउ द ग्लोबल साउथ इट फेस इनजस्टिस, द क्लाइमेट इनजस्टिस। तो काफी अच्छा एक ये लेक्चर होगा जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। एंड हम लोग बेसिकली इस लेक्चर को आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कवर करेंगे, जहाँ पे कि मैं काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा फील आएगा। यू विल गेट अ वेरी गुड सब्सटेंस फॉर योर आंसर्स। तो अगर आप ये लेक्चर पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक सब्सटेंस मिलेगा। काफी सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि वी नो दैट एनवायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। इट इज वेरी स्कोरिंग, यू कैन स्कोर एक्सेलेंट मार्क्स, क्योंकि दे आर टेस्टिंग योर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। एंड क्लाइमेट चेंज तो इतना एक सेंसिटिव इशू है, इट्स अ ग्लोबल इशू। एंड वहां पे अगर आप अपनी अच्छे से नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो द थीम ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्लाइमेट फिनेंस, क्लाइमेट जस्टिस एंड द ग्लोबल साउथ, फिनेंसिंग द फेयर फ्यूचर। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, क्लाइमेट फिनेंस, क्योंकि क्लाइमेट क्लाइमेट फिनेंस हाल ही में काफी चर्चा में रहा है ये टॉपिक। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होता है, वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। एंड इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज आपको प्राप्त होगी इस लेक्चर में। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड हाउ द क्लाइमेट जस्टिस इज रिलेटेड टू द ग्लोबल साउथ। ये सारी चीजें आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ। सो बेसिकली ग्लोबल साउथ का मतलब है ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका मतलब है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हम लोग लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, सो दीज आर लाइक दे बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। सो लैटिन अमेरिका एंड वहीं वहां पे कैरेबियन लाइक वेस्ट इंडीज, सो ऑल दोज कंट्रीज दे बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। एशिया, एशिया में वी हैव टू एक्सक्लूड इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया। Excluding these countries, all other countries of Asia, including China, India या West Asia, South East Asia, जितने भी countries है एशिया में, all are the part of global south। and Oceania, excluding Australia and New Zealand। So Australia and New Zealand, they are not the part of global south। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ग्लोबल साउथ का हिस्सा क्यों नहीं है ना। तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। बट अब अपने को आइडिया लग गया कि तो अगर हम थोड़ा सा इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो वी कैन सी दैट सदर्न हेमिस्फीयर, जो भी हमारा ग्लोब है, अर्थ है, अर्थ में वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज हैं मोस्टली दे बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। सारी कंट्रीज नहीं, एज वी कैन सी एशिया भी, पूरा एशिया कवर नहीं हुआ है। वी आर एक्सक्लूडिंग इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया। और ओशनिया में जैसे अंटार्कटिका हो गया, दैट्स द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। बट वी आर एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गया कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल साउथ। अब अगर मैं ग्लोबल साउथ की बात करता हूं तो मेरे लाइक वी हैव अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस कि ओके दीज आर द कंट्रीज विच बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। अब अगर मैं इन कंट्रीज को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करूं या ऑब्जॉर्व करूं तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिलेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक मोर देन 90% ऑफ दीज कंट्रीज
they follow some characteristics like most of them are less developed. like साउथ ऑफ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी कंट्रीज है जो कि लेस डेवलप्ड है। लैटिन अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी लेस डेवलप्ड है। तो मतलब अलग अलग रीजन्स में अपने को देखने को मिलेगा। तो वी कैन सी दैट और दे कैन बी डेवलपिंग। like India is a developing country and most of the countries will be developing in this global south, and there are some countries which are even underdeveloped. तो वी हैव ग्लोबल नॉर्थ एंड वी हैव ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव यूरोप विच आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक फुल्ली डेवलप्ड, दे आर डेवलप्ड नेशंस। यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं ऑल ऑफ देम आर लाइक फुल्ली डेवलप्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, दे ऑल बिलोंग टू द ग्लोबल नॉर्थ। एंड वही वी हैव ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में we have countries now. We are getting a reason why Australia and New Zealand, they are not the part of global south, because Australia and New Zealand, they are developed. Australia is a developed nation, New Zealand is a developed nation. तो ग्लोबल साउथ का अपने को आइडिया लगा। एंड अगर हम जोग्राफिकली ग्लोबल साउथ को एनालाइज करें तो वी कैन सी दैट ग्लोबल साउथ इज हेविली सराउंडेड बाय ओशंस, जहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ में भी डेफिनेटली कुछ जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया तो वहाँ पैसिफिक ओशन है, या यूरोप में आप जाएंगे तो अटलांटिक ओशन है। तो दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई ओशंस, सीज। बट जो ग्लोबल साउथ है इट इज मेजरली सराउंडेड बाई ओशंस। वहां पे आपको ग्लोबल साउथ में बहुत सारे आपको पेनिनसुलास, आइलैंड्स ये देखने को मिलेंगे। एंड हेंस ग्लोबल साउथ हैज इट्स ओन चैलेंजेस। तो जब भी मैं ग्लोबल साउथ की बात करता हूँ तो तीन चीजें अपने को समझनी है। पहले तो उसका कंपोजिशन, लाइक व्हाट आर द कंट्रीज विच बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। दूसरा उसका जोग्राफिकल लाइक एनालिसिस, उसकी जोग्राफी ग्लोबल साउथ की। तो सदर्न हेमिस्फीयर, तो वी कैन सी दैट लाइक it is the countries of the global south, they are heavily surrounded by oceans and seas, like most of them are peninsulas or islands. And तीसरा बहुत important, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं दे आर लाइक स्टिल स्ट्रगलिंग इन द सेंस दैट दे आर ऑन अ जर्नी टूवर्ड्स डेवलपमेंट। वो अभी भी कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज लेस डेवलप्ड है, बहुत सारी कंट्रीज अभी भी डेवलपिंग है। तो एंड सिंस एंड ये बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबल साउथ की उतनी अच्छी नहीं है। ग्लोबल साउथ इज स्टिल फेसिंग रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। अभी भी रिसोर्सेस की किल्लत है, लाइक उसको फिनेंस इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं दे आर स्टिल इन अ डेवलपिंग फेज, एंड देन दिस अप्लाइज फॉर टू इंडिया ऑल्सो। आज इंडिया भी डेवलपिंग मोड में ही है ना, एंड इंडिया ऑल्सो नीड्स गुड इन्वेस्टमेंट्स when it comes to fight against the climate change. So this is the global south. Now we will discuss climate justice. तो यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की बात कहाँ से आ गई है ना, या फिर क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ही क्या हुआ। क्लाइमेट को कौन अन्याय पहुंचा रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो एक कॉन्टेक्स्ट पहले समझते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस समझ में आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकें, कुछ 200-300 साल अगर हम रिवाइंड करके न्यूटन्स के एरा में जाएं, या उसके जस्ट बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब ये क्या कहते हैं आपका स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लाइक जो हीट एनर्जी है, लाइक थर्मल एनर्जी, उसको यूज करके हमने मैकेनिकल वर्क जनरेट करना शुरू किया। वो जो सेंचुरी था, तो वहां पे यूरोप वाज द लीडर, क्योंकि ये जितने भी आपके डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, जितने भी साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं, वो सब उनका ओरिजिन यूरोप ही तो है। लाइक मोस्ट ऑफ देम लाइक दे बिलोंग टू यूरोप। सो द आइडिया इज दैट फ्रॉम दिस फैक्ट वी कैन से दैट द ग्लोबल नॉर्थ बियर्स द प्राइमरी हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस एमिशंस। एंड ऐसा क्यों, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल नॉर्थ holds the primary responsibility for greenhouse gas emissions? Why? Because as we just discussed, global north
was the first one who got industrialized. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो ग्लोबल नॉर्थ में ही तो हुआ था. सो ग्लोबल नॉर्थ industrialized earlier, much earlier, and hence got benefited from carbon intensive developments. क्योंकि जिस समय ग्लोबल नॉर्थ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, स्टीम इंजन, रेलवेज का आविष्कार हो गया एंड फैक्ट्रीज वहां पे लग गई, क्योंकि जो काम हम मैनुअली करते थे उसके लिए मशीन्स बनने लग गई. वो मशीन्स भी जो स्टीम इंजन है उससे चलने लग गई. उसके बाद उन लोगों ने फ्यूल का आविष्कार कर दिया एंड वहां से उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जो कहते हैं ना पोल्यूशन, धुआं, कार्बन एमिशंस करने शुरू किए. क्योंकि इंडस्ट्रीज एक बार जब सेटअप हो गई तो वो इंडस्ट्रीज बड़ी मात्रा में इट वाज लाइक कॉजिंग कार्बन एमिशंस एंड हेंस. एंड ऐसा भी नहीं कि कुछ सालों तक, लाइक वे लाइक 200-300 साल. क्योंकि उस समय ये जो भी टेक्निक्स थी या जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने का जो स्किल सेट था, जो नॉलेज था, द वर्ल्ड वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट. ओनली यूरोप हैड इट एंड फिर यूरोप से वो यूएस में चला गया. बट स्टिल एशिया, लाइक द ग्लोबल साउथ के पास वो चीजें नहीं थी. चाइना भी अंडर डेवलप्ड था, भारत का भी, भारत में भी वो सब चीजें नहीं थी. या फिर आपका जो वेस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका हो गया, ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज थी, दे वेर नॉट हैविंग दोस टूल्स जिससे कि वो ग्लोबल लाइक कार्बन एमिशंस कर सकें. एंड हेंस वी आर सेइंग दैट ग्लोबल नॉर्थ वाज द फर्स्ट वन जिसने की बिकॉज ऑफ विच इट गॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड हेंस इट होल्ड्स द प्राइमरी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. एंड उसने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किए, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, वो ग्लोबल साउथ को झेलना पड़ रहा है. तो अब हमारे सामने यही प्रश्न आएगा कि फिर ग्लोबल साउथ को क्यों झेलना पड़ रहा है. लाइक हम कैसे कह सकते हैं वाई वी आर सेइंग दैट ग्लोबल साउथ फेसेस द मोस्ट सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस. अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो ग्लोबल नॉर्थ से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल साउथ को झेलना पड़ रहा है. उसके पीछे भी वजह है, उसके पीछे वजह है द ज्योग्राफी ऑफ द ग्लोबल साउथ. क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि ग्लोबल साउथ में वी हैव लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग कोस्टल एरियाज, एंड दीज एरियाज आर प्रोन टू फ्लड्स. कोस्टल एरियाज का मतलब समुद्र वाले जो तट के इलाके होते हैं, एरिड रीजन्स, आइलैंड्स, लॉट ऑफ आइलैंड्स. बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया में कितने सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे. इसके अलावा भी ग्लोबल साउथ में बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड ये जो ज्योग्राफी है इसकी वजह से दे आर प्रोन टू फ्लड्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड्स, ड्राउट्स. क्योंकि ग्लोबल साउथ में आपको एक से बढ़कर एक रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे. तो एरिड रीजन्स भी है, सेमी एरिड रीजन्स भी है, कोस्टल एरियाज भी है. तो जो ज्योग्राफी है ग्लोबल साउथ की, इट इज मोर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज. जहाँ पे कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से राइज इन द सी लेवल में राइज देखने को मिल रहा है. एंड दैट राइज इन द सी लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स. सो वी कैन सी द इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड्स, ड्राउट्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो एक तो ये वजह हो गई ज्योग्राफी. दूसरा जो रीजन है why the global south is like facing the most severe consequences of climate change, because of its economic status. Because हमने already देखा ना global south में most of the countries they are still developing, some of the countries are less developed or even underdeveloped. So economically like they have challenges, so they have limited resources. तो यहाँ पे basically technology की बात आ जाएगी. They have limited access to technology, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड फिनेंसेस, फंड्स की भी कमी है. जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी एक घटना घट जाती है, सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर देम टू रिकवर. और वही ग्लोबल नॉर्थ के पास जो कंट्रीज है वो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो दे कैन अफोर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी है, दे आर डेवलपिंग इट बिकॉज दे हैव मनी एंड फाइनेंसेस तो उनके पास है. And also global south is facing the most severe consequences because of the geography, because of the
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दीज कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड इसके साथ साथ इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से द इनइक्वालिटी इज गेटिंग वर्स। तो अभी हमने ये प्रूव किया ना कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी साफ साफ दिख रही है कि ग्लोबल नॉर्थ तो फुल्ली डेवलप्ड है और ग्लोबल साउथ तो अभी भी डेवलपिंग है। So there is an inequality exists, and because of the climate change, because of the consequences, हमको लाइक ग्लोबल साउथ को क्या कहते हैं, वो पनिशमेंट एक तरीके से भोगना पड़ रहा है, जिसकी गलती ग्लोबल साउथ ने नहीं करी, ग्लोबल नॉर्थ ने करी वो गलतियां, जो कार्बन एमिशंस, एंड उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसकी जो सजा है, पनिशमेंट है, वो ग्लोबल साउथ को मिल रही है। एंड जो इनइक्वालिटी है वो और वर्सन हो रही है। वो कैसे हो रही है? बिकॉज ग्लोबल साउथ में अगर किसी भी लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री में कोई भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकर हो जाता है, तो इट विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वो फिर अगर मान के चलो फ्लड आ गया, तो वो पूरा गृहस्थी को खराब कर देगा ना, लाइक जो भी लोग रह रहे हैं का पूरा घर सब तबाह हो जाएगा, एंड दे हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम दैट प्लेस। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लोगों का रोजगार चला जाएगा, या जो भी उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, इट विल गेट अफेक्टेड। एंड ऑल्सो इंक्रीज द कॉम्पिटिशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेस। क्योंकि जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकर होगा तो रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, रिसोर्सेस की किल्लत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अनाज है, इट विल बी इन लिमिटेड मैनर, लाइक लिमिटेड अमाउंट होगा, तो कंपटीशन विल बी इंक्रीज, एंड जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगी। एंड ऐसा होता भी है। आज अगर आप ग्लोबल साउथ की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ो, यू विल सी दैट द ग्लोबल साउथ इज फेसिंग severe consequences of the climate change, and hence it is leading to the violation of the fundamental rights or human rights, violation of human rights। यहाँ पे violation of human rights कहाँ से पिक्चर में आ गया, लाइक इसका क्या रिलेशन है, वो अभी हम उसको फील करते हैं। तो देखो, हर एक ह्यूमन बीइंग का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे जन्म लेता है, तो जैसे ही वो बर्थ लेता है, उसके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, उसके वो फंडामेंटल राइट्स है, उसके ह्यूमन राइट्स हैं। सिंस ही इज अ ह्यूमन, ही हैज गॉट दोज राइट्स। एंड व्हाट आर दोज राइट्स? राइट टू लाइफ। आज हर एक ह्यूमन बीइंग का जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, फूड, वाटर एंड हाउसिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। वो वायलेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, पीपल हैव टू डिस्प्लेस, पीपल आर लाइक their livelihoods, it is getting destroyed, and they are seeking food, water, housing, है ना, बिकॉज ये सारी चीजें उनसे छीन रही है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसमें कि उनकी क्या गलती है? ग्लोबल साउथ की इसमें कोई गलती नहीं है ना। ये जो भी इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, the primary responsibility for the initial carbon emissions during the industrial revolution, that goes to global north। एंड यहाँ पे इनजस्टिस की बात आई है, तो अब आपको डेफिनेटली फील आया होगा कि क्लाइमेट इनजस्टिस का मतलब क्या है, एंड वहीं से क्लाइमेट जस्टिस की बात आती है। तो जब भी मैं क्लाइमेट जस्टिस की बात करता हूं, तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ग्लोबल नॉर्थ holds the primary responsibility for the greenhouse gas emissions because of the industrial era, industrial revolution, जो उसने सबसे पहले किया। एंड भारी मात्रा में काफी सेंचुरीज तक उसने लाइक इट गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द कार्बन इंटेंसिव डेवलपमेंट, एंड उसने मैसिव लेवल पे कार्बन एमिशंस किए, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जो भी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू हुए। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका जो मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंस है वो ग्लोबल साउथ को झेलना पड़ रहा है। एंड ग्लोबल साउथ को क्यों झेलना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ज्यादातर उसके जो रीजन्स है वो इट आर इज सराउंडेड बाय सीज, ओशंस, एंड हाई रिस्क ऑफ फ्लड, ड्राउट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो ग्लोबल साउथ है, most of the countries they are still developing, some of the countries are even underdeveloped, less developed, and वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है, and hence they still lack technology, infrastructure and finances to fight against the climate change।
एंड तो ये भी एक इनजस्टिस हुआ ग्लोबल साउथ के साथ कि जो गलती उन्होंने करी नहीं उसकी सजा उनको मिल रही है। एंड वर्सनड इनइक्वालिटी, एंड ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से जो डिफरेंस है, वेल्थ गैप का डिफरेंस, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वो और पुअर होती जा रही है। क्योंकि अगर किसी भी रीजन में एक बड़े लेवल पे कोई वेदर इवेंट अगर अगर हो जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर, तो इकोनॉमी पे कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इनइक्वालिटी इज गेटिंग वर्सन एंड इट्स इनजस्टिस। एंड व्हाई इट्स इनजस्टिस? बिकॉज जो गलती उन्होंने करी नहीं, जो गलती ग्लोबल साउथ ने नहीं करी, उसकी सजा ग्लोबल साउथ को भोगनी पड़ रही है। एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल साउथ में जो भी लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो ह्यूमन है उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट अक्कर होता है उसमें उन ह्यूमंस की क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, तो इसके बावजूद भी सजा तो उनको ही भोगनी पड़ रही है। तो दिस इज द क्लाइमेट इनजस्टिस एंड इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एंड वही हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। अभी तक जिस थीम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट फिनेंस, क्लाइमेट जस्टिस एंड द ग्लोबल साउथ, इसमें अपने को कुछ कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि ग्लोबल साउथ को हमने समझा क्या होता है, क्लाइमेट जस्टिस हमने समझा क्या होता है। इसको अब हमको थोड़ा फील आया कि क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे ये ग्लोबल साउथ के साथ कनेक्टेड है, ये बात अपने को बात समझ में आई। अब हम क्लाइमेट फिनेंस को समझेंगे। तो क्लाइमेट फिनेंस को समझने से पहले हमको क्लाइमेट एक्शन समझना पड़ेगा। पहले हम लोग क्लाइमेट एक्शन को समझते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा अभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली इतना सारा तो आंसर्स में लिखोगे भी नहीं, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजें अभी डिस्कस करूंगा। जैसे क्लाइमेट एक्शन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लाइमेट एक्शन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं क्लाइमेट एक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा ये डेफिनेटली आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अभी हम फिर क्लाइमेट एक्शन डिस्कस करेंगे, वहां से थीम बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्ड होगा। एंड वहां से फिर हम आपको क्लाइमेट फिनेंस की तरफ लेके जाएंगे। एंड फिर हम सबको कंबाइन करके कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन का बेसिक मतलब यही है कि टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, like to take actions against the climate change, that is the climate action. Climate action का मतलब क्या होता है? to take actions against the climate change, कदम उठाना, टास्क एग्जीक्यूट करना, टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो जब भी हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं तो मेनली इसमें दो प्रकार के एक्शंस हैं। पहला है मिटिगेशन एंड दूसरा है एडाप्शन, एडाप्टेशन। तो मिटिगेशन का मतलब होता है एमिशंस को कट डाउन करना, रोकना, कंट्रोल करना। मिटिगेशन मतलब कंट्रोल करना, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना। तो मिटिगेशन इज अबाउट जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं या जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज, उसको रोकना। एंड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि पूरी तरीके से तो हम रोक नहीं सकते हैं बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एमिशंस को कट डाउन कर सकते हैं। सो मिटिगेशन इज ऑल अबाउट दैट। मिटिगेशन इज ऑल अबाउट दैट स्टेप ऑफ like that set of actions which we take to control the greenhouse gas emissions. greenhouse gas emissions को कंट्रोल करने की जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी एक्शन प्लान्स है, दैट इज द मिटिगेशन। एंड एडाप्टेशन का मतलब ये है कि प्रोएक्टिव। एडाप्टेशन का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में दुर्घटना घट सकती है तो हम पहले से ही तैयारी करें, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब वी ऑलरेडी एज्यूम दैट आगे चल के कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ पे वो दुर्घटना क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट। यहाँ पे हम लोग एडाप्टेशन में प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जड़ से समस्या को सुलझाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम ये बात कर रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आगे चल के दुर्घटना घट सकती है तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोएक्टिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। दैट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, उसको हम जड़ से मिटा नहीं सकते हैं, तो उसके साथ रहना हम सीख रहे हैं। और हम रहना इस प्रकार से सीख रहे हैं कि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसके जो दुष्परिणाम है, उसको मिनिमाइज कर सके, उसके लिए हम तैयारी कर सके ताकि वो ओवर पावर ना कर जाए क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज एडाप्टेशन। तो जब भी हम एडाप्टेशन की बात करते हैं तो हम लोग
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब अपने को दो माइंड से पता चले कि जब भी क्लाइमेट एक्शन की बात होती है तो मिटिगेशन की बात होती है, अडाप्टेशन की बात होती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ग्लोबल नॉर्थ हमेशा मिटिगेशन की बात करता है। ग्लोबल नॉर्थ हमेशा मिटिगेशन की बात करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ के पास एक काफी अच्छा क्या कहते हैं, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अडाप्टेशन में तो वो ऑलरेडी ऑल सेट है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल नॉर्थ की जितनी भी कंट्रीज है, दे आर फुल्ली एक्यूपाइड, लाइक दे आर फुल्ली ऑल सेट। उनके पास इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, तो अडाप्टेशन में तो दे आर ऑलरेडी डन। नाउ व्हाट दे वांट इज इस समस्या को जड़ से निकालना, एंड हेंस उनका पूरा फोकस मिटिगेशन पे होता है। बट ग्लोबल साउथ, सिंस ग्लोबल साउथ में स्टिल वी आर हैविंग डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके पास अभी भी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है। अडाप्टेशन की बात करें तो स्टिल दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो मिटिगेशन तो उनके लिए दूर की बात है। पहले तो वो ये चाहते हैं कि भाई जड़ से तो मिटेगा जब मिटेगा, बट अभी कल को अगर कल फ्लड अगर कहीं आ जाए तो आर वी प्रिपेयर्ड? सो अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग नेशंस है, जो ग्लोबल साउथ है, इट इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, इट इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड कंप्लीटली, एंड हेंस उसका पूरा फोकस होता है अडाप्टेशन में। तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जो डिबेट होती है, वो डिबेट इन्हीं मुद्दों पे होती है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज होती है वो ये कहती है कि आप जो फिनांस है, क्लाइमेट फिनांस है, वो आप अडाप्टेशन मेजर्स में लगाओ, और वही ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज है वो ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट फिनांस है उसको आप मिटिगेशन एफर्ट्स में लगाओ। तो अपने को डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब हम इसको बहुत डिटेल में डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मिटिगेशन कैसे करते हैं, अडाप्टेशन कैसे करते हैं, लाइक व्हाट आर द एक्शंस टेकन फॉर मिटिगेशन एंड व्हाट आर द एक्शंस टेकन फॉर अडाप्टेशंस। अगर मैं मिटिगेशन की बात करूं तो मिटिगेशन का जो मेन थीम है या जो मेन फोकस है, जो भी हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल करना, दैट इज reducing ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जब भी हम मिटिगेशंस की बात करेंगे, मिटिगेशन स्टेप्स की बात करेंगे, एक्शंस की बात करेंगे, तो हम लोग ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करने में कारीगर होगा, या इट विल बी एबल टू कट डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इट विल बी एबल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो हम ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे। तो जब भी क्लाइमेट एक्शन में मिटिगेशन की हम बात करेंगे तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। some of the actions which can be taken to mitigate the climate change, एंड उसमें सबसे पहला जो हमारे सामने एग्जांपल है, दैट इज ट्रांजिशनिंग टू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो वी विल बी एबल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो मिटिगेशन में जो पहला स्टेप जो हम उठा सकते हैं, दैट इज ट्रांजिशनिंग टू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसका जो मेन थीम है, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसमें फॉसिल फ्यूल्स में फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, लाइक द एग्जांपल्स लेट अस डिस्कस दैट। तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो वी हैव कोल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, and these are like responsible for greenhouse gas emissions. So we have to shift from fossil fuels like coal, oil, and natural gas, which are responsible for greenhouse gas emissions, and we have to shift to renewable energy sources. And what are they? They are solar, wind, hydro, like hydropower, geothermal power. तो ये पहला कदम है to mitigate the climate change. दूसरा जो कदम हम उठा सकते हैं, that is एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना, लाइक एनर्जी वेस्टेज को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना। उससे क्या होगा भाई, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी हमको फिर से जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी जनरेशन हैज अ कॉस्ट, इट हैज अ कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके अगर हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो पक्की बात है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे, और अगर हम एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे तो वो एनर्जी हमको फिर से प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी, कम एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एमिशन आपका कम होगा। वी विल बी एबल टू कंट्रोल द एमिशन। सो एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी इज द की टू मिटिगेट
द क्लाइमेट चेंज, टू reduce greenhouse gas emissions. तो एनर्जी एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है रिड्यूसिंग एनर्जी वेस्ट, रिड्यूसिंग वेस्टेजेस ऑफ एनर्जी। एंड ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं? बाय हैविंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। अब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स में एक एग्जांपल ये हो सकता है कि सोलर एनेबल्ड बिल्डिंग्स, जहाँ पे कि बिल्डिंग्स के ऊपर ही सोलर पैनल है एंड वही सोलर पैनल आपका एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो दैट इज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, तो दैट कैन बी, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, दैट इज एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। एंड एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमको देखने को मिलते हैं, तो इंडस्ट्री में तो कोई स्कोप ही नहीं है कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी का, तो वी हैव टू लाइक हैव एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो हम कदम उठा सकते हैं दैट इज अडॉप्टिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आएगा? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम रेगुलेट कर पाए तो कार्बन लाइक ग्रीन हाउस एमिशंस को हम रोक सकते हैं ना, या कम कर सकते हैं। तो वी शुड प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से फायदा क्या होगा? लेट अस सपोज कोई एक जगह से दूसरी जगह अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहा है। अब 100 लोग अगर अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल से वो जाएंगे तो 100 लोग कार्बन एमिशंस करेंगे, और वही अगर वो 100 के 100 लोग जिनको एक कंपनी में जाना है अगर मेट्रो में बैठ के चले गए या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के चले गए तो कार्बन एमिशन 100 गुना कम लगेगा, लाइक 100 टाइम्स इट विल बी लेस। क्योंकि अगर वो 100 लोग अपने अपने व्हीकल में जाते तो 100 टाइम्स वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता, और वही 100 लोग अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के अगर जा रहे हैं तो 100 टाइम्स हमने कम एमिशन किया। एंड इट्स सो पावरफुल, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेप in mitigating in mitigation. So public transportation, we have to promote public transportation, we have to promote cycling, we have to promote cycling। साइकिलिंग से हेल्थ भी बनेगी एंड वी विल बी एबल टू reduce the greenhouse gas emissions। we have to promote walking। आज भारत में तो ऐसा हो गया है कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बगल में भी जाना है, तो भी वो पैदल नहीं चलना चाहता है, वो कार उठा के चला जाता है या टू व्हीलर उठा के चला जाता है, स्कूटी उठा के चला जाता है, वो पैदल चलना ही नहीं चाह रहा है। तो दैट इज रॉन्ग, है ना। एंड आप जैसे एस्पिरेंट्स हैं तो वी शुड बी सो मच अवेयर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर, सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। अवॉइड यूजिंग व्हीकल वेरेवर यू कैन। आप पर्सनल व्हीकल को जब भी यूज करो जब आपको लगता है कि उसकी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चले। एंड इस तरीके से डेफिनेटली बूंद बूंद से सागर बनता है। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स, इफ अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर पा रहे हैं अपने छोटे छोटे स्टेप से, वही छोटे छोटे स्टेप्स अगर लाखों लोग आपसे इंस्पायर होके अगर करेंगे तो ये जो 1 लाख लोग है फिर वो 1 करोड़ लोग अगर हो जाएंगे जो कि वो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो इंडिया का क्लाइमेट गोल है वो तो ऐसे ही अचीव हो जाएगा। भारत को तो फिर सरकार को कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस इज द पावर ऑफ अवेयरनेस। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिलिंग, वॉकिंग, एंड वी हैव टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। So we have to promote all this, and also we have to say tata bye bye goodbye to fossil fuel powered vehicles, reduce reliance, that dependency on fossil fuel powered vehicles। तो ये भी हमने कदम उठाया। तो मिटिगेशन में इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हमने देखा कि वी शुड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, we should enhance the energy efficiency, that is reducing the wastage of energy by having energy efficient buildings, energy efficient transportation, energy efficient industrial processes। फिर हमने देखा adopting to sustainable transportation, जिसमें कि हम बात करते हैं promoting the public transportation, promoting cycling, walking, electric vehicles, and reducing the reliance or reducing the dependence on फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स। अब जो अगला कदम हम उठा सकते हैं फॉर द मिटिगेशन
दैट इज इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. वी शुड इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. एंड इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि टारगेटिंग द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. हमको प्रोसेसेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिफाइन करना है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर पाए, रिड्यूस कर पाए, कट डाउन कर पाए. सो द फोकस इज रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट मिटिगेशन स्टेप हम उठा सकते हैं दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज में बेसिकली हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. देखो बेसिकली अब हमको थोड़ा सा ये फील करना है कि एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैसे कर रहा है. भाई एग्रीकल्चर में तो कोई धुआं निकल नहीं रहा है. ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में जब गाड़ी चलती है तो पीछे से धुआं निकलता है. इंडस्ट्रीज में जब मशीन चलती है तो ऊपर से धुआं निकलता है. ये बात बिल्कुल हम एग्री करते हैं. बट एग्रीकल्चर में धुआं कहाँ से निकल रहा है, वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कहाँ से हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल भी पच नहीं रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है ये कैसे हो रहा है. हाउ एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. जहाँ पे कि किसान तो क्या कहते हैं अनाज उगा रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहा है. हार्वेस्टिंग भी अगर वो कोई मशीन पे यूज कर रहा है तो मशीन धुआं तो नहीं निकाल रही ना, या वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है. अब ट्रैक्टर ट्रुक्टर तो भैया एक ट्रैक्टर से ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ हमने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कुछ क्या कहते हैं उसका इफेक्ट उतना ज्यादा तो होगा नहीं. भाई एक ही तो ट्रैक्टर है, वो तो दैट कैन नॉट बी द रीजन. तो धुआं तो कहीं निकल ही नहीं रहा है. तो एग्रीकल्चर कैसे इट इज कंट्रीब्यूटिंग, how agriculture is contributing to greenhouse gas emissions? It's a valid question, and it's a question which needs to be think about. Like we should think about it. Why it is happening? How agriculture is responsible for carbon greenhouse gas emissions? तो इसका आंसर है जो एग्री वेस्ट है वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड जिसकी वजह से मीथेन गैस निकलता है. उसको कहते हैं मीथेन इमिशंस. एंड दैट मीथेन एमिशंस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. ये रिसर्च रिपोर्ट है कि जो मीथेन एमिशंस हैं इट इज 20 to 30 टाइम्स मोर डेंजरस देन कार्बन एमिशंस. कार्बन एमिशंस जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है उससे 30 से 40 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मीथेन एमिशंस करता है. तो जस्ट आप इमेजिन करोगे कितना ये खतरनाक है. तो ये एक क्या कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एग्रीकल्चर भी एक तरीके से इक्वल रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, हमको ये बात तो बिल्कुल हजम हो रही है कि इंडस्ट्री ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. आपका सस्टेन ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा तो नहीं, ज्यादा भी कह सकते हैं, उतना भी डीपली अभी हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बट एक दावेदार है, इक्वल कंटेंडर आप ऐसा कह सकते हो कि एग्रीकल्चर भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कार्बन नहीं कहेंगे उसको, मीथेन एमिशन कहेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है. एंड मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है एंड मीथेन इज 30 to 40 टाइम्स मोर हार्मफुल देन कार्बन. एंड हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्योंकि इंडिया में आज भी 50% जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है ना. दे आर इनटू एग्रीकल्चर, एग्री सेक्टर. अब जब इतने बड़े लेवल पे हम एग्री क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एग्री वेस्ट भी तो हम इतने बड़े लेवल पे जनरेट कर रहे हैं. जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी तो हम इतने बड़े लेवल पे जनरेट कर रहे हैं. अगर हम उसको स्मार्टली मैनेज नहीं करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मीथेन एमिशंस एंड लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना. तो ये बात भी अपने को समझ में आई कि हाउ एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमारा मेन फोकस क्या होगा? आवर मेन फोकस विल बी टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम लाइफ स्टॉक. अच्छा,
एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो हजम मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, जो पशुपालन सेक्टर है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, क्योंकि भाई एक तरफ तो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, एक तरफ हम लोग पशुपालन कर रहे हैं। तो ये जो पशुपालन वाला जो सेक्टर है ना, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। तो ये बात तो बिल्कुल पची नहीं रही है कि जो पशु है, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसा तो है नहीं कि जो पशु है वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है एंड मीथेन को एक्सहेल कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वैसे जितने भी पशु हैं, पशु में यहाँ पे पशुपालन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं गाय, भैंस, कैटल, बकरी, गोट, इनकी मैं बातें कर रहा हूँ, है ना। क्या कहते हैं, ये सुअर, पिग, मुर्गियां, इनकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो ये लोग कैसे मीथेन एमिशन कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल टच ही नहीं रही है। भाई हाउ हाउ दे आर कॉजिंग मीथेन एमिशन। तो उसका आंसर ये है कि उनका जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीशन है, जो वो पॉटी करते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस अंडरगो होते हैं एंड भारी मात्रा में मीथेन एमिशन होता है। भारी मात्रा में मीथेन एमिशन होता है। और आप इमेजिन करो कि भारत में ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही जब इतनी है 145 करोड़, तो ये जो एनिमल पॉपुलेशन भी तो कितनी ज्यादा है। आज सिर्फ कैटल 25 से 30 करोड़ तो सिर्फ कैटल ही कैटल है। कैटल में भाई गाय, भैंस, बैल सब कुछ आ गया। इसके अलावा कितने सारे तो और भी जानवर हैं, है ना। तो अब भाई हर सुबह वो तो एक्सक्रीशन करेंगे ही करेंगे, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एवरी मॉर्निंग दे विल बी गेटिंग फ्रेश, दे विल बी डूइंग पॉटी। एंड पूरे इंडिया में कितने बड़े लेवल पे वो वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर हम उस वेस्ट को स्मार्टली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे इतना मीथेन एमिशन हो रहा है। दिस वी कैन फील एंड हेंस इट इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब अपने को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही कि एग्रीकल्चर कैसे आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहा है, एंड उसमें भी पर्टिकुलरली लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री या लाइफ स्टॉक सेक्टर, हाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल, वो भी अपने को बिल्कुल समझ में आ गया कि जो पशु है, जो पशुपालन हम करते हैं, तो हाउ दोस पशु दे आर responsible for greenhouse gas emission and especially the methane emission, and hence we have to take actions to control that, to regulate that, and that is the key. So reduce emissions from livestock and fertilizers. अब अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो, वो जो फर्टिलाइजर आप अपने खेत में लगाते हो और वो जो फर्टिलाइजर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो मीथेन एमिशन होता है। सो इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। तो एक तो तरीका ये हो गया कि वी हैव टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड फर्टिलाइजर। तो अब आप कहोगे कि हम जो भी पशु है उनको पॉटी करने से तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हम ये एमिशन को रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि भाई जो भी वो ऑर्गेनिक वेस्ट वो लोग निकाल रहे हैं वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में निरंतर आ ही रहा है, डेली बेसिस पे आ रहा है, डेली बेसिस पे मीथेन एमिशन हो रहा है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसका वे फॉरवर्ड है, भारत सरकार ने भी कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी है। गोबर गोबर धन स्कीम या इंसेंटिवाइजिंग कैटल वेस्ट। इसका मतलब ये है कि देर आर टेक्नोलॉजीज लाइक बायोगैस प्लांट, बायोमिथनेशन प्लांट। ये जो प्लांट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इट टेक इट लाइक अ इनपुट। तो ये जो भी ये गोबर है या जो भी इनका कैटल वेस्ट है या जितने भी पशु हैं वो जो पॉटी कर रहे हैं, जो भी इनका एक्सक्रीशन है, उसको हम बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। वहां पे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करा सकते हैं एंड मीथेन गैस जो निकलेगा, अब वो खुले एटमॉस्फेयर में निकलने की बजाय कंट्रोल एनवायरनमेंट में निकलेगा, जिसको हम यूज करेंगे टू जनरेट एनर्जी। एंड दिस इज द इनोवेशन एंड इट इज गुड टू सी दैट भारत सरकार ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रही है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंड कितना इनोवेटिव है कि भाई हम क्या कहते हैं कि जो किसान है जो आज पशुपालन कर रहा है, उसको
एक्सक्रीशन के लिए पैसा देंगे, भाई हम उसको पैसा दे दे के उससे वो जो वेस्ट है वो इकट्ठा करेंगे, उसकी भी चांदी चांदी हो जाएगी कि भैया जो पशुओं की पॉटी है उससे भी वो पैसे कमा रहा है। एंड सरकार को क्या फायदा मिलेगा, जो भी उसको वो एक्सक्रीशन वो इकट्ठा कर रही है उसको सरकार क्या करेगी, बड़े बड़े बायोगैस प्लांट बनाएगी, इंडस्ट्री लेवल के बायोगैस प्लांट बनाएगी विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। उसमें जब वो प्रोसेस होगा तो इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में मीथेन निकलेगा, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज करके हम लोग कितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और आज किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एनर्जी ही तो चलाती है। आज अपने को रशिया से तेल खरीदना पड़ रहा है, पहले हम लोग सऊदी अरेबिया से तेल खरीदते थे क्रूड ऑयल, मिडल ईस्ट से। आज हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल। क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज क्रूड ऑयल इज द सोर्स फॉर एनर्जी, इट इज द सोर्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी। एंड वही अगर अपने को एनर्जी मीथेन अगर हम खुद ही बना बना के प्रोड्यूस कर करके एनर्जी को यूटिलाइज करें तो इकोनॉमी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जीडीपी कैन प्ले अ रोल इन जीडीपी ऑल्सो। एंड हम मीथेन एमिशंस को कितने बड़े नंबर में कट डाउन कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। दिस इज द इनोवेशन। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम इस लेवल की इनोवेशन की बात करते हैं। एंड इसमें जो दूसरा हम कदम उठा सकते हैं दैट इज प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, एनहेंस कार्बन सिंक्स। वी ऑलरेडी नो दैट जो भी जंगल है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर, दे आर द कार्बन सिंक्स, है ना। क्योंकि वी नो दैट जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन। एंड सिंस दे आर इनहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, they are inhaling the carbon dioxide from the atmosphere and hence they are the carbon sink। जितने ज्यादा पेड़ पौधे हम उगाएंगे उतना ज्यादा जो कार्बन है वो ये जो पेड़ पौधे हैं उसको सक कर लेंगे एंड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। एंड जब कार्बन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाई आप पेड़ पौधों को उगाओ, ज्यादा से ज्यादा उगाओ। एंड अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में अपने को रिकॉर्ड लेवल पे फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट फायर था वो तो डेडलीस्ट था। उस फॉरेस्ट फायर ने तो कितने पेड़ और लाइक बहुत बड़े मात्रा में पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो कार्बन सिंक है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी रिसेंटली 2024 में ही कैलिफोर्निया में आपको वो देखने को मिला, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर। अभी न्यू जर्सी में भी अपने को फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। ऐसे पूरे वर्ल्ड में पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों में अपने को फॉरेस्ट फायर्स इतने बड़े नंबर में देखने को मिल रहा है एंड दैट इज वेरी लाइक कंसर्निंग फॉर अस। these forest fires, these are concerning for us because forests are carbon sink which helps in reducing the greenhouse emissions or the presence of greenhouse gases in the atmosphere and helps us in fighting against the climate change। अगला जो हम कदम उठा सकते हैं in mitigating the climate change or in the mitigation, that is the waste management। तो ये बात तो अब आपको बिल्कुल हजम हो गई है कि जो वेस्ट होता है it can also generate greenhouse gases। Waste is also like organic waste। Organic waste, it is responsible for greenhouse gas emissions and especially the methane emission। अभी हमने देखा ना, क्योंकि जब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो मीथेन गैस निकलता है। एंड मीथेन गैस हम वी ऑलरेडी नो दैट इट इज 30 to 40 टाइम्स मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस देन नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली क्या क्या कदम उठाएंगे वो देखते हैं। रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन, प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो बेसिकली जो वेस्ट है, अब ठीक है हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट जनरेशन, बट उसको कंप्लीटली हम रोक नहीं सकते हैं ना। देखो वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। अगर मैं हाउस होल्ड की भी बात करूं तो दिन भर में कितना कचरा तो निकल ही जाता है ना। तो वेस्ट तो ऐसी चीज है जो जनरेट होगा ही होगा। अब और आप ये देखो ना कि रोज डेली बेसिस पे हर एक घर में से कचरा निकल रहा है, डेली बेसिस पे हर एक घर में से कचरा निकल रहा है।
और वो कचरा कहीं ना कहीं जाके डंप भी तो हो रहा है, डंप साइट्स, है ना, काफी सारी जो जो हर सिटी के एक्सकर्ट्स में, सिटी के जो आउटर रीजन्स है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी शहर का कचरा है वहां पे वो डंप हो रहा है, ओपन ओपन में वो डंप हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो भारी मात्रा में वो मीथेन गैस निकलता है, प्लस अदर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। ये अपने को देखने को मिलता है, इट्स अ फैक्ट। तो हम वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस तो कर नहीं सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जो वेस्ट है उसको रिसाइकल कर सकते हैं या फिर कंपोस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम बहुत अच्छे से रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट को हम बहुत अच्छे लेवल पे हाई एफिशिएंसी के साथ रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट में जो प्लास्टिक है उसको बहुत इजीली हम रिकवर करके उसको रीयूज कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक वेस्ट को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं अच्छे से, लाइक रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक वेस्ट की हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बायोमिथेनेशन प्लांट, जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को एक चेम्बर में डाल देंगे, उस चेम्बर में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, उस ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन कराएंगे। जब उस ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होगा तो भारी मात्रा में जो मीथेन निकलेगी, उस मीथेन को हम यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी, बायोफ्यूल। हम लोग बायोफ्यूल बनाएंगे। तो कितना इनोवेशन है ये। तो दिस इज द लाइक द फ्यूचर। एंड डेफिनेटली आज भी इन सब चीजों पे काम हो रहा है, बट जिस लेवल पे होना चाहिए वो लेवल नहीं है अभी। अच्छा स्कोप है अभी इस सेक्टर में, बट जैसे हमने देखा ना कि जो एनिमल वेस्ट है, जो उनका एक्सक्रीशन, या जो नॉर्मल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट है, या जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, ये जितना भी कचरा है, इस कचरे से हम कितनी सारी एनर्जी बना सकते हैं। लाइक हम कचरे को रिसाइकल भी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। एंड दिस इज द इनोवेशन ना, क्योंकि देखो होगा क्या कि वो जो कचरा है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, उसको भी आपने को ओपन में डंप करना नहीं पड़ेगा। हम अगर बड़े बड़े चेम्बर्स में वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड वो जब डिस्ट्रॉय होगा, जब ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्ट्रॉय होगा, जब वो डिकम्पोज होगा, तो वो जाते जाते खूब सारी एनर्जी दे जाएगा मीथेन के फॉर्म में। एंड उस एनर्जी को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड दिस वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्लाइमेट एक्शन। तो हमने मिटिगेशन को काफी अच्छे से डिस्कस किया, जहाँ पे कि हमारा फोकस है रेड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एंड इसमें हमने ये देखा कि वी कैन ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, एनहांसिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, अडॉप्टिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एडाप्टेशन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं तो दो माइंडसेट है, एक मिटिगेशन, एक एडाप्टेशन। मिटिगेशन में हमारा फोकस होता है टू कंट्रोल, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जहाँ पे कि हम लोग जड़ से समस्या को सुलझाने की बात करते हैं। हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करने की बात करते हैं। और एडाप्टेशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज बीमारी है, एक समस्या है। अब हम क्योर, हम उसका इलाज इलाज ढूंढ रहे हैं, परमानेंट इलाज नहीं, टेम्पररी इलाज। कि हम ये मान के चलते हैं कि कल को भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, या कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकता है, तो हम उसकी तैयारी करते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स हम लेते हैं। तो हम एडाप्टेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट स्टेप्स वी कैन परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में जो उसका मेन थीम है एडाप्टेशन का, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो एडाप्टेशन में we assume that there will be a climate impact or there is a climate impact. We try to build resilience to these climate impacts. So what are the steps we follow? Let us see that one by one. तो जब मैं एडाप्टेशन की बात करूंगा तो जो पहला कदम जो हम उठा सकते हैं, दैट इज क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को भी झेल ले, जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को झेल ले, दैट इज द क्लाइमेट रिजिलियंट।
रिजिलियंट का एक लेमैन टर्म्स में मतलब है एक तरीके से झेलना। तो हम लोग एडाप्टेशन में क्लाइमेट इम्पैक्ट को झेलने की क्षमता बढ़ाने के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। वी प्लान टू झेलना ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को झेल सके। तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। अब मार्केट में फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का कंसेप्ट आ गया है। सो इट्स अ क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो कि फ्लड को झेल सकती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेल सकती है। वी ऑल्सो हैव ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्रॉप्स को अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होता है, बट हम लोगों ने कुछ ऐसे क्रॉप्स भी डेवलप किए हैं जो कि सूखे में भी सरवाइव कर जाएंगे, लाइक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। कल को एक्सट्रीम वेदर इवेंट में सूखा पड़ना भी तो हो सकता है। सूखा पड़ना मतलब बारिश ही नहीं हो रही है, काफी महीनों से बारिश नहीं हो रही है। तो वी हैव ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। वी हैव रेजिलियंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। कल को कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर अक्कर होता है तो हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं जो कि उसको झेल सकते हैं। रेजिलियंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। तो दिस इज मेकिंग सेंस। अब हम अगला कदम देखते हैं कि हम क्या उठा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एडाप्टेशन, व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, दैट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो जैसा नाम बता रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का मतलब भाई ऐसे वार्निंग सिस्टम जो पहले ही अपने को अलर्ट कर दे। एंड डेफिनेटली भाई कंट्रीज के पास ये सिस्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, जहाँ पे कि कोई साइक्लोन अगर आ रहा है, हरिकेन आ रहा है, तो अपने को पहले ही पता चल जाता है कि वो कब आएगा। सो दैट गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन दे कैन बी वेल प्रिपेयर्ड। वो लोगों को वहां से खाली कराते। अगर पहले ही पता चल जाए कि वहां तूफान आएगा तो लोगों को अलर्ट कर दे कि भाई आप बाहर मत निकलना, आप अंदर रहना। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सो दिस इज लाइक बिल्डिंग रिजिलियंस। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमको क्लाइमेट इम्पैक्ट को झेलने की शक्ति देगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं झेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बट हम सतर्क हैं। हमको पता है कि भैया कल जो है इतने बजे क्या कहते हैं हरिकेन आएगा, तूफान आएगा, तो हम उस हिसाब से प्लानिंग बना लेंगे। तो दैट इज द रेजिलियंस एडाप्टेशन। वी आर एडाप्टिंग टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट। अगला जो हम कदम उठा सकते हैं दैट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर अक्कर होता है तो वी आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड। उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड आपके यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से सेक्शन दे रखा है, लाइक टॉपिक। एंड उससे हर साल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इट इज अडेप्टेशन स्टेप, जहाँ पे कि वी आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड कि अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये अपने को झेलने की शक्ति देगा, डिजास्टर को झेलने की शक्ति देगा। क्योंकि अगर डिजास्टर आता है तो हम तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, ये प्रॉपरली मैनेज तरीके से उसको क्या कहते हैं मैनेज करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में लाइक कुछ की एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ड्रिल्स, emergency response plans, and also stockpiling of essential supplies। तो जब भी मैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात करूंगा तो कम्युनिटी बेस्ड ड्रिल मतलब पहले से ही हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर किसी भी जगह को खाली करना है तो कैसे करना है ना, इवैक्यूएट कैसे करना है, या एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे रेस्पॉन्ड करना है उस इमरजेंसी को, कैसे टीम वर्क में काम करना है, दैट इज द इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स। एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास रिलीफ फंड भी होता है। तो रिलीफ फंड का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें एक हिस्सा सप्लाईज के लिए भी जाता है। कल को कहीं भी घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो रिलीफ फंड से पैसा चला गया। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अगला जो हम कदम उठा सकते हैं इन एडाप्टेशन, दैट इज द क्लाइमेट एक्शन, दैट इज
इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन। इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन का मतलब ये है कि यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल इकोसिस्टम टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट इम्पैक्ट, टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकर होता है तो हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम को यूज करके अपनी झेलने की क्षमता को बढ़ाएं। वो कैसे करेंगे? अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वेटलैंड्स की बात कर रहा हूँ, मैं मैंग्रोव्स की बात कर रहा हूँ। तो अब जरूर ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि ये नेचुरल इकोसिस्टम हमारी मदद कैसे कर सकता है क्लाइमेट इम्पैक्ट लाइक झेलने में। कल को अगर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकर होता है तो हाउ कैन फॉरेस्ट, वेटलैंड और मैंग्रोव्स कैन हेल्प अस इन फेसिंग दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो अगर मैं क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करूँ तो फ्लड की बात करूँ तो ये बिल्कुल अपने को बात समझ में आ रही है कि देखो फ्लड अगर होगा तो समुद्र से ही होगा ना, या अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो किसी नदी से होगा। तो अगर फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छे मात्रा में है, लाइक नदी का जो तट है या जो भी रिवर बैंक्स है वहां पे अगर अच्छे मात्रा में फॉरेस्ट कवर अगर है तो होगा क्या, जो रूट्स, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, उनकी जड़ों को भी तो पानी चाहिए। तो जो राइजिंग ऑफ वाटर लेवल है इट विल बी एबल टू कंट्रोल दैट, एंड वो एक फर्मनेस भी पहुंचाएगा, लाइक इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लड। दीज ट्रीज, दीज फॉरेस्ट, दे विल एक्ट लाइक ऑब्स्टेकल्स। एंड देयर इज द यूज ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस पे काफी इसके अलग से इसकी रिपोर्ट्स निकलती है, डेटा निकलता है। तो ये इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन करने में काम आता है, जहाँ पे कि हम अगर बहुत बड़ी मात्रा में मैंग्रोव पाते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ होती है इनको खूब पानी चाहिए होता है। तो दे हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर लेवल इन द रिवर्स। तो हेंस these natural ecosystems they play a role in building resilience against climate impacts like floods, ड्रॉट्स, कोस्टल एरोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल एरोजन। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है ना कि जो भी फर्टाइल लैंड होता है या जो फर्टाइल सॉइल होती है, तो सॉइल के ऊपर की जो लेयर्स होती है वहीं पे फर्टिलिटी होती है, वहीं पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वही अगर बाढ़ आ गई या पानी बह गया तो अगर ऊपर की लेयर डिस्प्लेस हो गई तो जो नीचे की भी जो सॉइल होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। तो सॉइल विल lose its fertility because of that erosion, and it is so sensitive, it's so important for us to keep the fertility। and इसी में जैसे सदगुरु है या जो और भी लीडर्स हैं, दे रन कैंपेन सेव सॉइल, है ना, सॉइल को बचाने की बात कर रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि भाई सॉइल को कैसे क्यों बचाएं, क्योंकि सॉइल तो भारी मात्रा में मौजूद है, सॉइल को कौन हानि पहुंचा रहा है? सॉइल गायब तो हो नहीं रही है, ना सॉइल डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर देखने में तो या सोचने में तो यही समझ में आता है तो हर जगह सॉइल ही सॉइल है। सॉइल को बचाने का मतलब क्या है? सेव द सॉइल। तो सेव द सॉइल का मतलब यही है कि सॉइल को इरोजन से बचाना है, सॉइल को इरोजन से बचाना है। एंड उसके लिए सजेशंस यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, क्योंकि जो पेड़ होगा वो ऊपर की जो सॉइल की ऊपर की लेयर को वाइप ऑफ करने से बचाएगा, जो फॉरेस्ट कवर होगा या जो पेड़ पौधे होंगे। तो इसीलिए रैली फॉर रिवर्स, वहां पे ये कहा गया कि जो भी कावेरी नदी है या जो भी अदर रिवर्स है उसके तट पे, लाइक उसके जो रिवर बैंक्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ अपने को उगाने हैं, सो दैट अगर रिवर का वाटर लेवल बढ़ता भी है तो फ्लड नहीं होगा, प्लस अगर बारिश आती है तो वो जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब अपने को बिल्कुल बात समझ में आ गई कि इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन में हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम्स का यूटिलाइज करके जो एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर इवेंट्स है या जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट उसको झेल सकते हैं। अगला जो कदम हम जो उठा सकते हैं दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। अब डेफिनेटली हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहले भी पढ़ा था मिटिगेशन में, जहाँ पे कि हमारा फोकस क्या था। जब मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो मेरा फोकस था reducing greenhouse gas emissions
अब वही मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब एडाप्टेशन में बात करता हूँ तो मेरा फोकस है बिल्डिंग रिजिलियंस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट या क्लाइमेट के इम्पैक्ट को झेलने की क्षमता बढ़ाना, वो हमारा भी फोकस है। तो यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या कदम उठाएंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जब यहाँ पे मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो मैं क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेल पाए। तो एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट एक हो सकता है सूखा पड़ना, लाइक बारिश ही नहीं हो रही है, ड्रॉट। तो वहां पे एक एग्जांपल है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो ये एक क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है कि ऐसा रीजन जहाँ पे सूखा पड़ सकता है, जहाँ पे सूखे पड़ने की प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हमको ड्रॉट रेजिलियंट क्रॉप्स ये उगाने चाहिए, या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इसके अलावा एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग वाटर मैनेजमेंट में भी कुछ कदम उठा सकते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया या फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वो सब चीज। अगला जो हम बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठा सकते हैं इन अडाप्टेशन, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड अडाप्टेशन। कम्युनिटी बेस्ड अडाप्टेशन का मतलब क्या है, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एडाप्टेशन मेजर्स। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि अगर मैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को झेलने की बात कर रहा हूँ तो जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं भाई वो भी शिकार बन सकते हैं ना। शिकार बनने का मतलब भाई कहीं कल को कहीं फ्लड आ गया किसी रिमोट एरिया में, किसी ट्राइबल एरिया में, या कुछ डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर। तो अगर हमने वहाँ की कम्युनिटी को एम्पावर किया है तो दे विल बी अवेयर, they will know how to deal with that, how to deal with those uncertain situations. They will know that, and that is what it is, empowering local communities to participate in planning and implementing adaptation measures. And इसमें एक और बेनिफिट अपने को ये मिलेगा कि लोकल कम्युनिटीज की खुद की कुछ एक्सपर्टीज हो सकती है, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट ऑल्सो वाइल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, देखो ट्रेडिशनल नॉलेज मिलेगी, we can add this traditional knowledge into our planning and implementation measures and local expertise. So जो local communities होंगे they will come or they will participate with their traditional knowledge and local expertise. एक और हम बहुत इंटरेस्टिंग कदम उठा सकते हैं, like it's very interesting for adaptation, building resilience, that is diversification of livelihoods. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स का मतलब ये है कि हम आम आदमी को मोटिवेट करेंगे कि आप एक क्या कहते हैं अपना जो भी उनका रोजी रोटी का स्रोत्र है, लाइक द मीडियम थ्रू विच दे मेक अर्न मनी और देयर ब्रेड एंड बटर, हम उनको ये उनका लाइवलीहुड हम ये कहेंगे कि आप किसी एक काम मतलब ना करके मल्टीपल काम करो, या बिल्ड स्किल्स सो दैट अगर एक आपका काम छिन गया बिकॉज ऑफ एनी एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यू शुड बी इक्विप्ड विद द स्किल्स सो दैट आप दूसरा काम कर सको। सो दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स, राइट। पीपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, rather they should diversify their livelihood, that is the diversification of livelihood। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर हम इस चीज को प्रमोट करते हैं, इससे फायदा ये मिलेगा, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स, like there are some climate sensitive sectors of livelihood, हम we will be able to reduce the dependence on those climate sensitive sectors of livelihood, enhance resilience to climate shocks। तो ये भी बिल्कुल बात अपने को समझ में आ रही है, ये भी एक काफी अच्छा कदम है। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट अक्कर होता है तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है लाइवलीहुड का छीन जाना, रोजगार का छीन जाना, या जो भी उनका ब्रेड एंड बटर का सोर्स है उसका छीन जाना। क्योंकि भाई अगर कोई अंडर डेवलप रीजन में रह रहा है या कंट्री में रह रहा है, या फिर लेस डेवलप्ड कंट्री में अगर कोई है,
और वहां पे अगर कुछ ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अक्कर हो जाते हैं तो दैट इज लाइक वेरी कंसर्निंग, एंड हेंस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला जो लास्ट स्टेप, जो कदम हम उठा सकते हैं फॉर अडाप्टेशन, दैट इज सोशल नेट्स, सोशल सेफ्टी नेट्स। तो सोशल सेफ्टी नेट्स में हम लोग बेसिकली मदद पहुंचाते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं, कुछ रीजन्स बना लेते हैं, लाइक जोग्राफिकली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एरियाज, एंड उसके हिसाब से हम रिलीफ मेजर्स पहुंचाते हैं, एंड उन एरियाज को हम एक सोशल सेफ्टी नेट कह देते हैं। हम रिलीफ पहुंचाते हैं, हम सोशल एंड इकोनॉमिक रिलीफ पहुंचाते हैं वाया कैश ट्रांसफर्स। एंड यहाँ पे बेसिकली एनजीओ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी एनजीओ है उसकी एक रीच है। अगर कोई लोकल एनजीओ है उसकी रीच वो एक सिटी होगी, या अगर कोई स्टेट लेवल पे एनजीओ है तो उसकी उसकी रीच पूरे स्टेट लेवल पे होगी। तो स्टेट लेवल पे कुछ भी अगर कुछ बड़ा दुर्घटना घट रही है तो इट विल बी हेल्पिंग द पीपल इन दैट रीजन, सो अ सोशल सेफ्टी नेट विल बी देयर। How it will be helping, yeah, how this social safety net will be enabling or building resilience against climate impact। social safety net हमको climate impact, extreme weather event को झेलने की शक्ति कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि सोशल सेफ्टी नेट अगर है तो पक्की बात है कि सरकार या फिर एनजीओ की दया दृष्टि उस रीजन में है, जिसकी वजह से उस रीजन को कैश ट्रांसफर्स मिलेंगे, फूड असिस्टेंस मिलेगा, एंड हेल्थ केयर सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, द सोशल सेफ्टी नेट। तो हमने बेसिकली काफी डिटेल में क्लाइमेट एक्शन डिस्कस किया, जहाँ पे कि हमने मिटिगेशन को बहुत अच्छे से फील किया। मिटिगेशन इज अबाउट रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हमने अडाप्टेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। अडाप्टेशन इज अबाउट बिल्डिंग रिजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट इम्पैक्ट। अब हम लोग क्लाइमेट फिनेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंड अब अपने को क्लाइमेट फिनेंस डिस्कस करना है। तो हमने क्लाइमेट एक्शन डिस्कस किया तो थोड़ा फील आया, अच्छे से फील आया। अब क्लाइमेट फिनेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्लाइमेट फिनेंस को भी हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद सबको लिंक करेंगे तो अपने को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो भी कॉन्टेक्स्ट है। तो क्लाइमेट फिनेंस को अभी हम बस इसका मतलब समझेंगे, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका मतलब अपने को समझना है। तो क्लाइमेट फिनेंस का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ फंड्स, फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट climate action। So what is climate finance? Climate finance is flow of funds from developed countries to developing countries to support climate action। तो climate action अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज है, इसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज है, उसको करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा है, जो फिनेंस है, जो फंड्स है, वो डेवलप्ड कंट्रीज दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। दैट इज क्लाइमेट फिनेंस। अब अपने को पूरी पिक्चर समझ में आ गई। तो देखो बात ऐसी है ना कि ये जो पूरा थीम है इस लेक्चर का, अब हम एक कंक्लूजन करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि हमने ऑलरेडी देखा ग्लोबल नॉर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल कार्बन एमिशंस, क्योंकि हमने ये देखा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ग्लोबल नॉर्थ, दैट इज द यूरोप, इट वाज रेस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हुई, एंड उस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़े लेवल पे कार्बन एमिशंस किया, काफी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक किया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज अपने को देखने को मिला। तो क्लाइमेट चेंज कोई नया चीज नहीं है, इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुई थी, जब हम लोगों ने फ्यूल को बर्न करना सीखा। हमने फ्यूल को बर्न कर करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना सीखा, तब से जाके ये जो क्लाइमेट चेंज की जो बला है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सब ये अपने सामने आई उस वजह से, एंड तब से ये एम्पलीफाई होती गई। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल नॉर्थ इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज उस समय ग्लोबल साउथ जो कि कंट्रीज है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसराइल, जापान, साउथ कोरिया, है ना, ये जो डेवलप्ड नेशंस है, इनको छोड़ के
बाकी जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज भी है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो उस समय जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ये सारी कंट्रीज दे वर डिप्राइव्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, दे डिडंट हैड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले टूल्स इनके पास नहीं थे, इनके पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ इज हेल्ड responsible for the initial carbon emissions, the global warming, the climate change, and unfortunately global south को बहुत ज्यादा उसका कॉन्सिक्वेंस, ज्यादा कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल साउथ को उसका भोगना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है? बिकॉज ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी, आज ग्लोबल साउथ की मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज दे आर सराउंडेड बाय सीज एंड ओशन, एंड जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो देर इज अ राइज इन सी लेवल, and because of that there is a it's prone to flooding and other extreme events। तो जो भी ये जो ज्योग्राफी ग्लोबल साउथ है उसकी वजह से the global south is prone to extreme weather events। also socio economic conditions global south का आज भी उतना अच्छा नहीं है। it is deprived of resources, it is deprived of resources and these climate change, जो इनको सजा मिल रही है क्लाइमेट चेंज के रूप में, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में, उसकी वजह से इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और बदतर होती जा रही है और खराब होती जा रही है। एंड जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, वो भी बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, लाइक लाइक वो वाइडन होता जा रहा है इनइक्वालिटी, वर्सन, इट इज गेटिंग वर्सन। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ये ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं उनका जो ह्यूमन राइट है इट इज ऑल्सो गेटिंग वायलेटेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स the people in the global south they have to displace, उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। उनकी रोजी रोटी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से द ह्यूमन राइट्स इज गेटिंग वायलेटेड। तो एक तरीके से क्लाइमेट, हमने ग्लोबल साउथ को फील किया, समझा, और अपने को ये बात समझ में आई, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में समझ में आया कि जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है in terms of climate, in terms of because of the climate change which is caused by the global north, and hence it is the responsibility of the global north, because now it is developed, global north की जितनी भी countries हैं वो highly developed हो चुकी है। now it is the ethical responsibility of the global north to uplift the global south, or to support the global south in its fight against the climate change। एंड यहीं से कंसेप्ट आया क्लाइमेट फाइनेंस का, यहीं से कंसेप्ट आया क्लाइमेट फाइनेंस का, जहां पे कि डेवलप्ड कंट्रीज ने एग्री किया कि हाँ ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, दे एग्रीड टू फंड द ग्लोबल साउथ। तो ठीक है, ऑन पेपर्स तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, अच्छे बन गए, बट आज भी लाइक जो आपका ग्लोबल नॉर्थ है इट इज इनह्यूमन, दे आर लाइक वेरी बैड, वेरी क्रूअल। मतलब मैं लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकारों को कह रहा हूँ, क्योंकि वो इतने क्रूअल हैं, इतने वो है कि 2009 में इन्होंने वादा किया, इन्होंने प्लेज किया कि हर साल हम, ग्लोबल नॉर्थ ने प्लेज किया 2009 में, ईयर 2009 में, कि हम लोग हर साल $100 बिलियन की फंडिंग करेंगे टू द ग्लोबल साउथ, सो दैट हम लोग मिलके क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ सकें। 2009 से लेके 2015 हो गया, बस वो बातें ही रह गई, कुछ फंडिंग नहीं मिली, कुछ फंडिंग उन्होंने नहीं करी। दे आर सो क्रूअल, ग्लोबल नॉर्थ, यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका जो इतना प्रिटेंड करता है, ओबामा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लाइमेट चेंज की बातें करता है, वर्ल्ड लीडर दिखाता है अपने आप को, उस अमेरिका ने भी फंड नहीं किया 2019 से लेकर 2009 से लेकर 2015 तक, ये बस बातें ही रह गई, प्लेज ही रह गया। तो जो ग्लोबल साउथ है उसको कितना इनजस्टिस आगे भी झेलना पड़ रहा है। इसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हुई, और अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जब, क्योंकि भाई 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, वो तो जब वो पावर में आए तो अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं भाई, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैसा नहीं देगा, फंड नहीं करेगा, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड एक तरफ तो ये जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है
वो अपनी मनमानी करते हैं, और एक तरफ आम आदमी, आज यूनाइटेड स्टेट्स भी तो क्लाइमेट चेंज के चंगुल में फंसा हुआ है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितने हरिकेन्स अपने को देखने को मिलते हैं, और जब ठंड होती है तो इतनी सीवियर ठंड अपने को देखने को मिल रही है। तो और एक तरफ है कि अमेरिकन गवर्नमेंट फंडिंग ही नहीं करना चाह रही है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाह रही है, दिखा कुछ रहे कर कुछ रहे। तो 2015 से 2022 हो गया, प्लेज धरा का धरा रह गया, पेरिस एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। ये सब बस हवाबाई बातें हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी फंडिंग जो इन्होंने वादे किए कुछ नहीं हुआ ये सब। हर एक कंट्री अपने लेवल पे जो कर रही है। ग्लोबल जो कमिटमेंट था ये सब बस ऑन पेपर है, बस वो दिखावा है। हर एक कंट्री अपने लेवल पे फाइट कर रही है, अभी भी वो ग्लोबल लेवल पे नहीं है। फिर पैंडेमिक आया 2020 में, तो पैंडेमिक ने आंखें खोल दी सब ग्लोबल नॉर्थ की, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल नॉर्थ को बहुत धक्का नुकसान झेलना पड़ा ना। लाइक आपका क्या कहते हैं, अमेरिका को बहुत ज्यादा उसमें हानि पहुंची, यूरोप को हानि पहुंची। तो 2022 में फर्स्ट टाइम 100 बिलियन, $115 बिलियन इकट्ठा करे गए। ग्लोबल नॉर्थ ने फंड किया, 2022 में फंड किया। जो वादा 2009 में किया था, फंडिंग 2022 में करी, $115 बिलियन की फंडिंग करी। और अब क्या कहते हैं, उसके बाद 2023 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, COP28, वो दुबई में हुआ, UAE में हुआ। और उसमें चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार हाथ मिलाया कि हम लोग मिलके मीथेन इमिशंस के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग मिलके कदम उठाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और अभी 2024 में अजरबैजान बाको में COP29 चल रहा है, उसमें भी ये क्या कहते हैं, न्यूली कलेक्टिव क्वांटिफिकेशन गोल्स, NCQG, इस पे बात चल रही है कि हम इसमें अभी ये लोग फिर से नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस को फिर से नेगोशिएट करेंगे। अरे भाई, 2009 का वादा निभा नहीं पाए, अब फिर ये नए वादे बनाएंगे, पता नहीं कब निभाएंगे। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी एंड इट इज वेरी कंसर्निंग। तो क्लाइमेट फाइनेंस डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक ऑन पेपर्स तो ग्लोबल नॉर्थ बहुत ज्यादा दिखा रहा है, बट रियलिटी में इट इज वेरी क्रूअल। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्रुएलिटी ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। प्लेग या जो भी ये फैलने वाली बीमारियां हैं, इसको कहते हैं वायरल वायरल, ये जो वायरसेस हैं। तो अब वो ग्लोबल नॉर्थ के लिए खतरा है ना। क्यों खतरा है? क्योंकि देखो, ग्लोबल नॉर्थ से कुछ भी हो जाए, लोगों का आना जाना तो रोक नहीं सकता है। अब वायरल फैलता है, जो भी कोई भी किसी को भी वायरल अगर हो गया, कोई भी वायरल डिजीज अब फैलती है, तो मान के चलो कि लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बीमारी भी अपने साथ कैरी करेंगे। तो जो ग्लोबल नॉर्थ होगा वो भी उस बीमारी से अफेक्टेड होगा। तो इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए WHO ने रिकॉर्ड 1970s में रिकॉर्ड लेवल पे, वॉर लेवल पे कदम उठाए, जिसकी वजह से 15 से 20 साल में जड़ से मिटा दिया। इतने बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन किया, और पूरे वर्ल्ड में किया, खूब पैसा बहाया। ग्लोबल नॉर्थ ने पानी जैसे पैसा बहाया कि फ्री में हर एक कंट्री को खूब फंड किया कि भाई आप फ्री में वैक्सीनेशन कराओ, फ्री में वैक्सीनेशन कराओ, सो दैट लोग अगर इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो वो बीमारी अपने साथ लेके ना आ सके। तो जब उनके ऊपर बात आती है, जब उनके ऊपर बात आती है तो वो आंख बंद करके पानी जैसे पैसा बहाने के लिए तैयार है। और जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो अभी ग्लोबल नॉर्थ जो है अडाप्टेशन के मामले में तो वो एकदम क्या कहते हैं, फिट है, क्योंकि उसके पास खूब पैसा भी है ग्लोबल नॉर्थ के पास। एंड इट इज लाइक इन टर्म्स ऑफ एडाप्टेशन, like building resilience against the climate impact, it is well prepared, it is well prepared, it is fully prepared। तो अभी वो उसका पूरा फोकस है मिटिगेशन। अभी वो पैसे लाइक फंड करने के लिए तैयार है, बट उसका ये कहना है कि हम फंडिंग मिटिगेशन के लिए करेंगे, अडाप्टेशन के लिए नहीं करेंगे। तो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दे आर सो सेल्फिश, दे आर सेल्फिश, द ग्लोबल नॉर्थ एंड इनजस्टिस। तो अपने को काफी कुछ बातें समझ में आई, क्लैरिटी मिली कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने को देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दिस क्लाइमेट जस्टिस। वो समझ में आ रहा है
क्लाइमेट एक्शन अपने को बहुत अच्छे से समझ में आया कि किसी भी लाइक क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो हमारी फाइट है, जो हम फाइट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जो क्लाइमेट एक्शन है उसका जो माइंड सेट है, मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन, वो बहुत अच्छे से अपने को समझ में आया। एंड क्लाइमेट फाइनेंस भी अपने को समझ में आया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। यू शुड हैव गॉट लॉट्स ऑफ सब्सटेंस टू राइट इन योर आंसर्स, एंड एक अच्छी अवेयरनेस भी आपको मिली होगी। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप अपने, अगर आप कुछ भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन कमेंट हियर। So thanks for your precious time. Thanks for watching.